हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आई हूँ जहाँ पर हम जनवरी मंथ से लेकर नवंबर मंथ तक जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुई थी उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम में दो तीन पॉइंट्स जो होते हैं हमें याद रखने होते हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहली बात तो ये होती है कि वो जो गवर्नमेंट स्कीम है क्या वो नई लॉन्च हुई है या जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको ही हमने एक्सपांड किया है। अगर एग्जिस्टिंग स्कीम को एक्सपांड किया है तो ओरिजिनली उसे कब लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर स्कीम काम करती है और अभी कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया है और इसका बजट क्या है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। और कोई नई स्कीम अगर होती है तो नई स्कीम को थोड़ा सा और डिटेल में जानना होता है हमको। मिनिस्ट्री बजट तो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है और वो उस पर्टिकुलर स्कीम की कुछ की इनिशिएटिव्स होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन में आपको टू द पॉइंट बातें की गई हैं जो आने वाले आपका जो एसबीआई एग्जाम होगा, एसबीआई चाहे वो पीओ हो या फिर क्लर्क एग्जामिनेशन हो, आपके अपकमिंग सीजीएल या एसएससी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीयूईटी का एग्जाम मई मंथ में देने वाले हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा बीपीएससी एग्जाम हो गया, अभी आपका फरवरी मंथ में एमपीपीएससी का एग्जाम भी है, या फिर उड़ीसा सीजीएल एग्जाम है। मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो, हर कहीं अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम जनवरी मंथ से लेकर नवंबर मंथ तक की सभी गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू हुए थे उसमें भी भर भर के गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन को पूछा गया था, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है, तो आपको एक छोटी सी लिस्ट दिख रही है, एक्चुअली वो छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी सी लिस्ट है। इन सभी स्कीम को हमें डिस्कस करना है, जैसे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण दोनों को एक्सटेंड किया गया है, प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 लॉन्च हुआ है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, एनपीएच वात्सल्य स्कीम, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान और कई सारी और स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सभी स्कीम्स को यहाँ पे कवर किया गया है जो आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन स्टार्ट करने से पहले आराम से देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप आज की क्लास की करेंट ये जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा कहाँ पर, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, वो सारे स्टूडेंट, एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक की ये जो करेंट अफेयर्स की मैगजीन है वो बाय की हुई है। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की करेंट अफेयर्स की मैगजीन को बाय किया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो उनको इस मैगजीन को या इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप वापस से अपनी मैगजीन को पोर्टल पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड करना और यहाँ पर आपकी मैगजीन के साथ ये वाली जो पीडीएफ है इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम। रिसेंटली ये स्कीम न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे काफी समय से ये चल रहा था कि इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि केवल 2 सालों के लिए आपको स्कीम देखने को मिलेगी। लेकिन रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 2 सालों से ज्यादा, मतलब मार्च 2025 से ज्यादा हम इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो सेंट्रल is unlikely to extend the Mahila Samman Saving Certificate scheme that was made available for 2 years beyond its March 2025 deadline. अभी जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम है ये आपकी एक शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम है ओनली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि नाम ही है ना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ओनली फॉर द फीमेल्स। ये जो स्कीम है ये 2 सालों के लिए है, मतलब मार्च 2025 में ये स्कीम एंड हो जाएगी। पहली बार बजट 2023 में इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें कोई भी इंडिविजुअल वीमेन मिनिमम 1000 रुपीज से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक, मिनिमम अमाउंट कितना है 1000 रुपीज है और मैक्सिमम अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए है, आप इसकी सेविंग कर सकते हैं 2 सालों के लिए। लेकिन याद रखना है यहाँ पर कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो आपको
सेविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, आपकी सेविंग में मदद करती है। कोई भी इंडिविजुअल वीमेन इसको ओपन कर सकती हैं। अगर कोई माइनर है तो अपने पेरेंट या अपने गार्जियन की मदद से इसको ओपन किया जा सकता है। मिनिमम अमाउंट याद रखेंगे 1000 रुपीज, मैक्सिमम अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए। अब इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स्ड है। इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। मैच्योरिटी पीरियड या लॉक इन पीरियड 2 सालों का है। एक साल के बाद प्री मैच्योर विड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन केवल 40%, 40%, और यहाँ पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। क्लियर? ये स्कीम आपको क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पीएम कुसुम सोलर योजना के बारे में। पीएम कुसुम का एक फुल फॉर्म रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, वापस से एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना, ये है पीएम कुसुम योजना। इस योजना को मार्च 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। इसका पर्पस है, जैसे कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर करने के लिए पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन करने के लिए पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, और पंप्स को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हमारी ग्रिड से आती है। तो ग्रिड पे बर्डन बहुत ज्यादा है, ग्रिड के बर्डन को हमें रिड्यूस करना है, और ये जो पंप लगे हुए हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, उनको सोलर पावर प्रोवाइड करनी है। ये है आपकी पीएम कुसुम सोलर योजना। यहाँ पर बताया गया है कि 4.11 लाख फार्मर्स को फायदा हुआ है अंडर द पीएम कुसुम सोलर योजना। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसका पर्पस क्या है, यहाँ पर डे टाइम में सोलर पावर प्रोवाइड करना इरिगेशन पर्पस के लिए, और जो ग्रिड पे इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन है उसको रिड्यूस करना इसका पर्पस है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। पहला कंपोनेंट ये है कि हमें 10,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है, या 10,000 मेगावाट की सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। कैसे? 2 मेगावाट के छोटे छोटे से पैनल्स हम फार्मर्स के जो पंप्स हैं उनमें लगाएंगे। ठीक है। कंपोनेंट नंबर बी है कि इंस्टॉलेशन ऑफ 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप, और हमें 15 लाख जो सोलर पंप्स हैं उनको ग्रिड की जगह सोलराइजेशन या सोलर पैनल से कनेक्ट करना है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीएम कुसुम योजना को एक्सटेंड किया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 तक के लिए पीएम कुसुम सोलर योजना को हमने एक्सटेंड किया है। क्लियर? तो 2 स्कीम यहाँ पे कवर हो गई। चलिए बात करेंगे थर्ड स्कीम के बारे में। तीसरी है प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन। नाम से समझ में आ रहा है प्रधानमंत्री की कोई स्कीम है। जनजाति मतलब ट्राइबल, विकास मतलब डेवलपमेंट, तो ट्राइबल एरिया का एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। रिसेंटली पर्टिकुलर स्कीम न्यूज में क्यों है पहले वो देखेंगे, फिर स्कीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइफेड ने अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन अनाउंसमेंट किया है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 3,958 वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करेगा। न्यूज में क्या है कि ट्राइफेड ने अनाउंसमेंट किया है कि अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति विकास योजना या विकास मिशन पूरे भारत में 3,958 वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए ट्राइफेड ने 587 करोड़ रुपीस का बजट यहां पर दिया है। अब आखिरकार ये वन धन विकास केंद्र क्या होते हैं? तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है वो जंगलों के आसपास या जंगलों में रहती है, और जंगलों में पाए जाने वाले जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उस पर डिपेंड करती है कि आप जो हनी होता है शहद वो कलेक्ट करके ले आए, या फिर जो फॉरेस्ट में मिलने वाली चीजें उनको कलेक्ट करके लाए और मार्केट में उसको बेचा। तो यहाँ पर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर प्रोवाइड करना, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी जो है उन्होंने जो भी प्रोड्यूस इकट्ठा किया है वो वहां पर दें और सही कीमत पे उनको चीजें मिल सकें। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो वन धन विकास केंद्र है वो ट्राइबल सेल्फ हेल्प के क्लस्टर्स में बनाए जाएंगे, जिससे ट्राइबल कम्युनिटी की लाइवलीहुड को इंप्रूव किया जा सके और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनकी सही वैल्यू ट्राइबल कम्युनिटी को मिल सके। सबसे ज्यादा जो वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा वो राजस्थान में किया जाएगा 479, फिर आसाम में 471 और आंध्र प्रदेश में 415 विकास वंधन केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा। हर एक वंधन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करने के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।
ठीक है, कितना 15 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। और मिनिमम अलोकेशन किसको किया गया है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर नागर हवेली में केवल एक ही केंद्र स्टैब्लिश किया जाएगा, मतलब केवल 15 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी चीजें। ना बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के बारे में। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ट्राइफेड है, मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है। इस स्कीम को 2021, 22, 25, 26 तक लॉन्च किया गया है, मतलब 2021-22 से 2025-26 तक ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 100% ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और बजट है 1612 करोड़ रुपीस। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो दो हैं, इसके दो वर्टिकल है, एक अर्बन एरिया में और एक ग्रामीण एरिया में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है, ठीक है ना। दोनों का पर्पस यही है कि पक्का हाउस प्रोवाइड करना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो है अर्बन, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्कीम को हमने 5 सालों के लिए बढ़ा भी दिया है, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट विद 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट। 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस पर्टिकुलर स्कीम को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का काम है कि अर्बन एरिया में जो पुअर लोग रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में वो सारे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनको घर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसका पर्पस है, ठीक है। ओरिजिनली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कब लॉन्च किया गया था, तो ओरिजिनली इस पर्टिकुलर स्कीम को हमने 21 जून 2015, 25 जून 2015 में लॉन्च किया था। और फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है, जिसके लिए बजट रखा गया है 10 लाख करोड़ रुपीस। और टारगेट है कि अर्बन एरिया में 1 करोड़ पक्का हाउस बिल्ड करना है अर्बन पुअर के लिए। क्लियर? अच्छा, इसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन होंगे, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, अर्बन एरिया में जो पुअर रहते हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है, वो सभी लोग यहाँ पर बेनिफिशियरी होंगे। कुछ कंडीशन है, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो आपके लो इनकम ग्रुप है उनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। और मिडिल इनकम ग्रुप जो है उनकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में होनी चाहिए और पक्का घर नहीं होना चाहिए, तो वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ बात करते हैं फाइनेंसिंग के बारे में, किस तरीके से बजट का अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होगा। किस रेशियो में, 60:40। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी इन द केस ऑफ नॉर्मल स्टेट, जैसे कि एमपी, यूपी, बिहार, ये सभी नॉर्मल स्टेट है। अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें आपकी विधानसभा नहीं है, ठीक है, जैसे कि लद्दाख हो गया, ऐसे केसेस में 100% बजट कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। और ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है, जैसे कि जम्मू, तो ऐसे केसेस में जो बजट अलॉटमेंट है वो 90:10 का होगा। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कोई ऐसी फैमिली है जिसको घर बनाने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर लोन में सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। कितनी? 4%। 4% इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं अपने घर को बनाने के लिए। ये बात यहां पर मेंशन की गई है। नाउ बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को भी एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है, 24-25 से 28-29 के लिए। तो 2024-25 से 2028-29 तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को भी एक्सटेंशन दिया गया है। और ये पर्टिकुलर स्कीम को कौन रन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका पर्पस क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, पुअर है, जिनके पास पक्का घर नहीं है, उनको पक्का घर प्रोवाइड करना। इस स्कीम को पर्टिकुलरली हमने 2016 में लॉन्च किया था। अप्रैल 2016 में इस स्कीम को हमने लॉन्च किया था, जिसका पर्पस है हाउसिंग फॉर ऑल। ये इसका पर्पस है। अभी तक हमने इसमें 2.95 करोड़ जो घर है, पक्के हाउसेज है, उसको बिल्ड करने का काम किया है। अब जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इस पर्टिकुलर स्कीम को बढ़ा दिया गया है 2024-25 से 2028-29 तक। तो जब कोई स्कीम बढ़ाई जाती है तो उसके लिए बजट भी तो आता है, तो 3 लाख करोड़ रुपए बजट।
3 लाख करोड़ रुपीस बजट आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 1 लाख करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अब बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग के बारे में। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में अपना घर बनाता है तो उसको अपना घर बिल्ड करने के लिए 1.20 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे इन द प्लेन एरिया। और अगर आप यहाँ पे हिली टेरेन में या फिर आप कह सकते हो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप घर बनाते हैं तो आपको घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपीस फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे किया जाएगा कि बेनिफिशियरी कौन है, किसको पक्का घर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी, सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 का जो डेटा है उस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राम पंचायत का जो डेटा है उस डेटा का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। जियो टैगिंग के माध्यम से बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लियर इतनी चीजें, तो ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पीएम जीवन योजना के बारे में। पीएम जीवन योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पीएम जीवन योजना को भी एक्सटेंड किया है 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 इयर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो इसको बढ़ा दिया गया है। ओके, तो प्रधानमंत्री जीवन प्रोग्राम फोकस्ड ऑन कन्वर्टिंग बायोमास टू इथेनॉल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री जीवन योजना का क्या पर्पस है, क्या एजेंडा है इस पर्टिकुलर स्कीम का, तो आपका आंसर होगा कि प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है वो बायोमास से इथेनॉल को कन्वर्ट करती है। बायोमास मतलब आपके जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, घरों से जो वेस्ट निकलता है उससे आप इसे क्या कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे शुगर केन है, शुगर केन क्या है, गन्ना आपका एक बायोमास है और उससे आप कन्वर्ट कर रहे हो इथेनॉल। यही आपका क्या है, पीएम जीवन योजना है। इथेनॉल का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है 28-29 तक, और इसके लिए जो बजट है वो है 1969 करोड़ रुपीस। ओके है जी। चलिए अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे, क्या होता है प्रधानमंत्री जीवन योजना। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ठीक है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, ये है पीएम जीवन योजना। 2019 में 2019 में इसको लॉन्च किया गया था विद अ बजट ऑफ 1969 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 2018-19 टू 23-24, और इसको 2028-29 तक 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आपको देखने को मिल जाएगी। ना बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में। अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है जहां पे बायोमास को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा रहा है तो 150 करोड़ मतलब 150 करोड़ रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। और कोई इंडिविजुअल फार्मर्स है, कोई इंडिविजुअल फार्मर है डोमेस्टिकेट पर्पस के लिए प्रोजेक्ट के लिए इसको लॉन्च कर रहा है तो 15 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 को अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने। समय कितने के लिए, 2024-25 से 2028-29 के लिए। ठीक है, तो कैबिनेट अप्रूव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी कि ओरिजिनली स्कीम कब लॉन्च हुई थी, फेज 1 कब लॉन्च हुआ था, फेज 2 कब लॉन्च हुआ था, सारी बातें हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहली बात, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है। इसका पर्पस है जो हमारे गांव हैं जो कि मेन रोड या हमारे हाईवे से कनेक्टेड नहीं है तो उनको हाईवे के साथ कनेक्ट करना, ये हमारा प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको रन करता है और इस स्कीम का फेज 4 24-25 से 28-29 के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 70,000 करोड़ रुपीस बजट है। इसका पर्पस है कि हमें यहाँ पे 62,500 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्ट करनी है और 25,000 गांव को कनेक्ट करना है। ठीक है, फेज 4 का टारगेट क्या है, 62,500 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड तैयार करनी है और 25,000 गांव को यहाँ पे कनेक्ट करना, ये हमारा पर्पस है। अब ऐसे कौन से विलेजेस है जिनको हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। तो ऐसा कोई भी गांव, ऐसा कोई भी विलेज प्लेन एरिया में जहां पर पॉपुलेशन मोर देन 500 है तो हम ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हिली एरिया और डिफिकल्ट टेरेन में अगर हम जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाते हैं, तो ऐसा कोई भी विलेज जहां की पॉपुलेशन मोर देन 250 है तो ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है।
और अगर हम बात करते हैं जो माओवादी एरियाज होते हैं, जहां पर आप देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो ऐसे एरियाज जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 100 है, तो ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई करना है। तो विलेजेस को आइडेंटिफाई करने की ये 3 कंडीशन होती है कि प्लेन एरिया में अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में अलग है, और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया है, माओवादी एरिया है, उनके लिए कंडीशन अलग होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिनल स्कीम के बारे में। तो ओरिजिनली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 में, मतलब 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस था ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जो एलिजिबल अनकनेक्टेड विलेजेस हैं। फिर इसका फेज 2 आता है 2013 में। इस 2013 के फेज में जो 50,000 किलोमीटर की रोड थी उसको हमने अपग्रेड करने का काम किया इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। फेज जो 3 आया था वो 2019 में आया था। 2019 में हमारा टारगेट था कि 1,25,000 करोड़ 25,000 किलोमीटर जो रोड है उसको कंस्ट्रक्ट करना। इसके अलावा इन रोड्स को अगर हम बात करें तो हमें स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना। ठीक है, ओरिजिनली मतलब 2000 में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था, तो ये कंप्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। फिर बाद में हमने क्या किया, इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना है, ओरिजिनली जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था तो ये आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम थी, मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। लेकिन 2016 में हमारी 2015-16 में हमारी आंखें खुलती हैं कि हमारा खर्चा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, और अब 60:40 के रेशियो में ये स्कीम काम कर रही है। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर स्कीम्स पसंद आ रही हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, और इसका हम एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एमसीक्यू भी करेंगे। अभी आज पूरी स्कीम पढ़ लो, फिर स्कीम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो किसी भी वनडे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम या फिर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए यूजफुल है। ओके, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। डन। चलिए, नेक्स्ट आता है मिशन मौसम। मौसम बदल रहा है, ठीक है, मिशन मौसम। मिशन मौसम को रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। कितने समय के लिए है ये? 2 सालों के लिए है, जिसके लिए बजट कितना है? 2000 करोड़ रुपए। 2 सालों के लिए बजट है 2000 करोड़ रुपए। इसका पर्पस क्या है? हमारे देश की जो एबिलिटी है उसको हमें इन्हांस करना है कि हम प्रिडिक्ट कर सके आने वाले साइक्लोन्स के बारे में, आने वाला जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हम प्रिडिक्ट कर पाए। इसलिए इसके लिए बजट अनाउंस किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन मौसम विथ अ आउटले ऑफ 2000 करोड़ रुपीस ओवर द नेक्स्ट 2 years to enhance India's ability to predict and respond to extreme weather event and impact of the climate change। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है। देखिएगा, सेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बिकॉज आप समझ रहे हो 9 महीने की, 9 मंथ की आपकी सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, और मैंने ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ही सिलेक्ट किया है। ऐसी कोई भी आलतू फालतू स्कीम को तो मैंने शामिल ही नहीं किया, उनको ऐसा हटा दिया। ठीक है, तो इसलिए सेशन थोड़ा सा लेंदी है, बट आप 2-3 पार्ट्स में इसको देख सकते हैं, लेकिन देखना जरूर, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। अच्छा, हमारे देश में एक स्कीम चलती थी जिसका नाम है फेम। याद आया? फेम स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। फेम का मतलब क्या होता है? फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम। इसका पर्पस था हमारे देश में ईवी को प्रमोट करना। तो फेम 2015 की स्कीम थी, फिर इसका फेम फेज 1 आया, फेज 2 आया, ये सब कहानियां चलती रही। तो इसी फेम स्कीम को हमने रिप्लेस किया है पीएम ई ड्राइव स्कीम के साथ। ठीक है, तो पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम ई ड्राइव का मतलब है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। ये आपकी पीएम ई ड्राइव स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट होती है। और रिसेंटली यहां पर 2 इयर्स के लिए हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोबिलिटी को इन्हांस करने के लिए
2 सालों के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम को अप्रूव किया गया है, जिसके लिए बजट है 10,900 करोड़ रुपीस। ओके, जो कि फेम स्कीम का ही एक रिप्लेसमेंट है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में जो हमारे 2 व्हीलर्स हैं इलेक्ट्रिक, 3 व्हीलर है इलेक्ट्रिक, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स, इन सबको यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे 4 व्हीलर्स इंक्लूड नहीं है, 4 व्हीलर्स इंक्लूड नहीं है, केवल 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, आपके एम्बुलेंस, ट्रक एंड बसेस को इंक्लूड किया गया है। जो आपकी कार वगैरह होती हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। हमारा टारगेट है हमारे अपने देश में जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं उनको तैयार करना है, तभी तो हम प्रमोट कर पाएंगे। इसके अलावा ई एम्बुलेंस के लिए एडिशनल 500 करोड़ रुपीस अलॉटमेंट किए गए हैं, 500 करोड़ रुपीस ई ट्रक के लिए दिए गए हैं, 2000 करोड़ रुपए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सिलेक्टेड हाईवे पे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में 100% सुना होगा। इस स्कीम को 2018 में, फरवरी 2018 में हमने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, पर फैमिली 5 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाते हैं आपके टर्सरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ अश्योरेंस स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें पर 5 लाख रुपीस कवरेज पर फैमिली एनुअली प्रोवाइड किया जाता है। 2018 की स्कीम है, जिसमें अगर आप देखेंगे 3 डेज, अप टू 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को भी इंक्लूड किया, जितना खर्चा आता है गवर्नमेंट देती है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, रिसेंटली है इसलिए न्यूज में, ऐसी कोई भी फैमिली है जहां पर सीनियर सिटीजन रहते हैं, ऐसे लोग जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, तो ऐसी फैमिली को एडिशनली 5 लाख रुपए और दिया जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट अप्रूव 5 लाख रुपी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सीनियर सिटीजन अबव 70 ईयर्स। 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख रुपए एडिशनल दिया जाएगा अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल केवल सीनियर सिटीजन के लिए होगा, उनकी फैमिली के बाकी लोगों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एनपीएस वात्सल्य। अब यहाँ पे हमारी बजट की कहानी है। रिसेंटली जो 24-25 यूनियन बजट आया था, उस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया था अबाउट द एनपीएस वात्सल, और फाइनली एनपीएस वात्सल स्कीम को फॉर माइनर लॉन्च कर दिया गया है। एनपीएस वात्सल स्कीम जो है वो माइनर्स के लिए है, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो उनके पेरेंट्स सेविंग अकाउंट्स की तरह या सेविंग की तरह या अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एनपीएस वात्सल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल अकाउंट को मेंटेन कौन करेगा या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, इसके लिए कोई भी पेरेंट, गार्जियन, ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल्स हैं, एनआरआई हैं या ओसीआई हैं, वो सभी लोग अपने बच्चों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर टीयर 2 अकाउंट ओपन होता है। टीयर 2 अकाउंट में आप बच्चों के नाम से अकाउंट को ओपन करेंगे और उसमें फंड को डिपॉजिट करेंगे। और बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, 18 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो फिर ये जो एनपीएस फंड है, इस पूरे फंड को विड्रॉ कर लें, या फिर आप इसको टीयर 1 अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पेरेंट जो है वो टीयर 2 अकाउंट को ओपन करेंगे, जिसमें एक यूनिक PRAN नंबर बच्चों को दिया जाएगा, जो कि 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। फिर इसके अलावा जब बच्चा 18 साल का होगा, तो या तो इस पूरे फंड को विड्रॉ कर सकता है, अकाउंट को क्लोज कर सकता है, या तो इस अकाउंट को टीयर 1 अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर आपके एनपीएस फंड में 2.5 लाख रुपए से कम है, 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आप कंप्लीटली फंड को विड्रॉ करके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आप यहाँ पे पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी सब एन्युटी में चला जाएगा, मतलब कंप्लीटली अकाउंट को क्लोज नहीं किया जा सकता। अच्छा, पीआरएन का क्या मतलब होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका 1000 रुपीज है और मैक्सिमम की कोई लिमिट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा। 3 सालों के बाद
25% अपने जो टोटल कॉर्पस है उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए या अदर पर्पस के लिए, बच्चा बीमार हो गया तो विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अबाउट द एनपीएस। तो हमारे ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वाली आपको स्कीम मिलेगी, मतलब वॉलेंट्री इन नेचर है, इट्स नॉट इन कंपल्सरी इन नेचर। तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम है आपकी एनपीएस स्कीम। एनपीएस स्कीम को 1 जनवरी 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन ये स्कीम जो है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो थी ही, लेकिन इसमें से जो आर्म फोर्स पर्सनल है उनको बाहर रखा गया था। बट 2009 में इस स्कीम को ओपन टू ऑल कर दिया गया। इसमें आपको दो अकाउंट मिलते हैं, एनपीएस 1 जिसको हम टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट कहते हैं। टीयर 1 अकाउंट जो होता है वो ओपन टू ऑल रहता है, कोई भी पर्सन चाहे वो इंडियन हो या एनआरआई हो, एनपीएस टीयर 1 अकाउंट को ओपन कर सकता है अगर एज 18 से 70 ईयर्स के बीच में होती है। ठीक है, इतनी चीजें। इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो एनुअली 1000 रुपीज होता है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं होती। लेकिन एनपीएस अकाउंट अगर आपने एक बार ओपन किया है तो आप उसको बीच में क्लोज नहीं कर सकते। जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन यहाँ पे बनती है। टीयर 2 अकाउंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट मैंडेटरी इन नेचर। आपकी मर्जी है तो आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मर्जी है तो नहीं कर सकते हैं। ओपन कर लिया तो बीच में बंद भी किया जा सकता है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट केवल इंडियंस के लिए होता है, इट इज नॉट फॉर एनआरआई पर्पस। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसके अलावा एक और फायदा होता है एनपीएस में, टैक्स एग्जम्पशन। तो यहाँ पर जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसमें जो सेक्शन 80C है, सेक्शन 80C के अंदर यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपीस प्लस एडिशनल 50,000 रुपीस आपको टैक्स में छूट देखने को मिलती है, ये फायदा है। क्लियर इतनी चीजें? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। आई थिंक इसको पढ़ लिया है ना हमने। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान स्कीम, इसका पर्पस है जो ट्राइबल एरिया है उसमें हमें सोशल इकोनॉमिक कंडीशन उनकी और स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम को सीतारमन जी ने यूनियन बजट 24-25 में प्रपोज किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसमें हमें एजुकेशनल मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके एजुकेशन के लिए स्कूल्स को ओपन करना है, उनकी हेल्थी लिविंग के लिए हमें उनके एमएमआर को इंक्रीज करना है, हमें उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन ड्राइव रन करना और वैक्सीनेशन सेंटर को स्टैब्लिश करना है। ठीक है, चलिए अब फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। तो वो सारे बच्चे जिनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ, देखिए ये जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक के जो करंट अफेयर्स हैं उसकी मैगजीन है जिसमें आपको ये वाले टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इंडेक्स रैंकिंग है, इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। बैंकिंग इनिशिएटिव वीडियो अवेलेबल है, आप देख लेना। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये गवर्नमेंट स्कीम मतलब आज का जो सेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके है जी। तो जिन लोगों ने डाउनलोड किया है वो वापस से डाउनलोड कर लेना, तो अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो जाए, सॉरी अपडेटेड वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन पे विजिट करके एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका जैसे कि अभी आपको पीडीएफ दिख रहा है ना, इसी फॉर्मेट में आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ये मैगजीन मिलेगी, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ओके है जी, डन इतनी चीजें, डन। इसके अलावा नवंबर मंथ हो गया, अक्टूबर मंथ हो गया, इन सबकी मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है, बैंकिंग मैगजीन भी अवेलेबल है और 150 एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे प्रोडक्ट अगेन पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करोगे तो वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर हमने एक और नई स्कीम को या सब स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मॉडल सोलर विलेज। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो विलेजर्स हैं वो न्यू सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो उसके लिए हमें उनको एक तरीके से प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। तो हमने ऐसे कुछ विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है और उनको डेवलप करेंगे एज अ हम मॉडल सोलर विलेज। उस गांव के हर एक घर के ऊपर रूफटॉप पैनल होगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिसका इस्तेमाल विलेजर्स अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने में करेंगे। तो ये पार्ट किसका है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर ही इसको नोटिफाई किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर इतनी चीजें? तो यहाँ पे क्या बोला है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा एज अ मॉडल सोलर विलेज।
हर एक विलेज को डेवलप करने के लिए 1 करोड़ रुपीज दिया जाएगा और टोटल 800 करोड़ रुपीज यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, अब क्या कंडीशन है विलेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो विलेज जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वो एक रेवेन्यू विलेज हो, मतलब जहां से थोड़ी बहुत इनकम जनरेट होती हो, रेवेन्यू विलेज हो, और पॉपुलेशन साइज अबव द 5000 हो, मोर देन 5000 लोग वहां पर रहते हो, तो ही आप ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई करोगे इन द प्लेन एरिया। और जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट होते हैं उसके लिए 2000 आपको पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। ना बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसको फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका पर्पस है कि 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पैनल को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपए बजट दिया गया था और इम्प्लीमेंटेशन का ड्यूरेशन 26-27 तक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको रिसेंटली 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। इस स्कीम का एजेंडा है वो सारे लोग, चाहे वो रिमोट एरिया में रहते हो, रूरल इंडिया में रहते हो, जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स को ओपन करना और उनके बीच में एक सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना इसका पर्पस है। ठीक है, इतनी चीजें। तो 28 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया था और रिसेंटली इसके 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रन करती है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सुनिए, यहाँ पर ना आप जब शॉर्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, शॉर्ट्स वीडियो वाले सेक्शन में, तो आपको ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह की सभी गवर्नमेंट स्कीम है ना 1 मिनट के शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, तो आप रिवीजन पर्पस के लिए उन शॉर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हम बात करने वाले थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि हमारा जो टारगेट है FY25 में 3 करोड़ एडिशनल अकाउंट्स को ओपन करना है अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी हैं। वो सारे लोग जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स को ओपन किया जाता है विथ जीरो बैलेंस। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, आपका सेविंग अकाउंट होता है। और जो लोग यहाँ पे अकाउंट होल्डर होते हैं उनको रुपे डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। रुपे डेबिट कार्ड के साथ साथ उनका डेथ इंश्योरेंस भी 2 लाख रुपीस तक का कवर होता है। इसके अलावा 10,000 रुपीस की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इन अकाउंट्स में अवेलेबल होती है। और इन अकाउंट्स में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भी कवर किया जाता है। डन। चलिए, नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव यूनिफाइड विज्ञान धारा स्कीम ऑफ द डीएसटी। डीएसटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और विज्ञान धारा स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ऑलरेडी हमारे पास 3 अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। उन तीनों स्कीम्स को हमने मर्ज कर दिया और एक नई यूनिफाइड विज्ञान धारा स्कीम को लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करेगी। कौन कौन सी स्कीम थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये स्कीम थी आपकी। इन तीनों स्कीम को मर्ज करके एक यूनिफाइड विज्ञान धारा स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका टेन्योर 21-22 से 25-26, मतलब आपके 15th फाइनेंस कमीशन तक ये स्कीम रन होगी, जिसके लिए बजट है 10,579 करोड़ रुपीस। ठीक है, डन। इतनी चीजें। इसका पर्पस है विकसित भारत बाय द 2047, ये हमारा टारगेट है। अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें हमारा टारगेट क्या होगा? जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसके जो भी टारगेट है, जो रिसर्च वर्क है, उनको फुलफिल करना है, ये इसका पर्पस है, और हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम आती है बायो राइड स्कीम। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायो राइड स्कीम को भी अप्रूव कर दिया है। बायो राइड का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपकी बायो राइड स्कीम है। और ये स्कीम डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। इसे भी 15 फाइनेंस कमीशन तक के लिए अप्रूव किया गया है, मतलब 21-22 से लेकर 25-26 तक आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी, मतलब 15 फाइनेंस कमीशन तक के लिए, जिसके लिए बजट है 9197 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब ये बायो राइड स्कीम क्या है? तो ऑलरेडी 2 पहले से एग्जिस्टिंग स्कीम थी, उनको मर्ज किया और एक नया कंपोनेंट एड ऑन करके इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है। हमारा पर्पस है बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। रिसेंटली यहाँ पे अटल पेंशन योजना का डेटा पब्लिश किया गया है, जिसमें मेंशन किया गया है कि 69 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अटल पेंशन योजना में। ओके, तो अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं? 69 मिलियन हो चुके हैं, जिसका टोटल कॉर्पस, जितना टोटल अमाउंट इन अकाउंट्स में है, वो है 35,000 करोड़ रुपीस।
अटल पेंशन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था और ये वॉलेंट्री आपकी एक रिटायरमेंट प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो लो इनकम ग्रुप होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसमें जो आप एनुअली पे करते हो, मतलब आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको पेंशन दी जाती है। तो 1000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज मंथली पेंशन का प्रोविजन है जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है वो इस पर्टिकुलर स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। आपको मंथली प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंगली 1000 रुपीज से 5000 रुपीज आपको यहाँ पे मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? डन इतनी चीजें? चलिए, 2015 की स्कीम है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम आशा। पीएम आशा स्कीम के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि ये जो पीएम आशा स्कीम है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और चलाएंगे इसको। ठीक है, तो पीएम आशा को कंटिन्यू करने का अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है। कब तक? 15 फाइनेंस कमीशन तक। 15 फाइनेंस कमीशन अगेन 2025-26 तक, और जिसके लिए एडिशनली 35,000 करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पे अलॉट किया गया है। ठीक है, ये जो पीएम आशा स्कीम है इसको 2018 के बजट में अनाउंस किया गया था। पीएम आशा स्कीम का पर्पस है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर के जो प्रोड्यूस होते हैं, जो भी वो क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसका सही प्राइस, एक्चुअल प्राइस फार्मर्स को मिल सके। पीएम आशा जो स्कीम है उसके आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। पहला कंपोनेंट होता है प्राइस सपोर्ट स्कीम, मतलब यहाँ पे जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मंडी में फार्मर्स आते हैं उनसे डायरेक्टली एमएसपी में उसको प्रोक्योर करने का काम करती है। तो इसमें गवर्नमेंट का फिजिकल रोल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। अब फार्मर ने किसी प्राइवेट प्लेयर को या फार्मर ने किसी और को अपने प्रोडक्ट को बेचा है और वो एमएसपी से कम है, तो एमएसपी और उस प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा गवर्नमेंट फार्मर्स को पे करेगी। तो यहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो पे किए जा रहे हैं। ठीक है, पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और स्टॉकिस्ट स्कीम, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी अवेलेबल या प्राइवेट प्लेयर को भी परमिशन दी है कि आप भी मंडी जाके प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इट इज अ क्रूज टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस है हमारे देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करना। किसने लॉन्च किया है ये? हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, सर्वनंदा सोनोवाल, उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया है शिप इम्प्रेस से। ठीक है, अब जो फेज यहाँ पे जो क्रूज भारत मिशन है वो 3 अलग अलग फेजेस में रन होगा। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक। तो ये स्कीम कब से कब तक है? 2024 से 2029 तक आपको क्रूज भारत मिशन स्कीम देखने को मिलेगी। पहला जो फेज है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला फेज जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें हमारा टारगेट क्या है? एग्जिस्टिंग जो हमारे क्रूज टर्मिनल्स हैं उनको और भी ज्यादा मॉडर्नाइज करना, नई टेक्नोलॉजी से उनको लेस करना, हमारे देश में भी और जो हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ जहां से हम ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं, ऐसे वाले भी जो आपके क्रूज टर्मिनल है उनको अपग्रेड करना हमारा पर्पस है फेज 1 में। फेज 2 जो है वो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा, जिसमें हमें नए क्रूज टर्मिनल को रेडी करना है। और फेज 3 जो होगा उसमें हमें क्या करना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी टर्मिनल्स हैं, डेस्टिनेशन है, उन सबको कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके अपने कुछ टारगेट्स हैं। क्या टारगेट्स हैं? देखो, हमारा टारगेट है कि क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना है, मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमें ज्यादा चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम सी क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक जो है 5 लाख का, इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दें बाय द फेज 3, मतलब बाय द 2029। फिर जो रिवर क्रूज में पैसेंजर ट्रैफिक है उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करना है बाय द 2029। फिर नंबर ऑफ इंटरनेशनल जो क्रूज टर्मिनल है वो केवल 2 हैं, इनको हमें 10 करना है बाय द 2029। ये सब हमारे टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक, झारखंड हजारीबाग से रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान इन हजारीबाग झारखंड ऑन 2 अक्टूबर 2024। ये जो स्कीम है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करने वाली स्कीम है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अप्लाई नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट नहीं कर रही है। हमारे देश के जो 17 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं और 21 उनकी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं,
जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, आपकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, उज्ज्वला योजना के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना है, आपका पाइपलाइन कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ऐसी कई सारी स्कीम्स का इंटरवेंशन किया जाएगा जो ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरियाज हैं। इसमें टोटल जो खर्चा आएगा वो 79,150 करोड़ रुपीस का आपको खर्चा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब हजारीबाग झारखंड प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे तो इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम 40 EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को ओपन करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 40 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को इनॉग्रेट किया है और 25 नए स्कूल्स के फाउंडेशन स्टोन को रखा है, जिसका बजट 2800 करोड़ रुपीस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को, क्योंकि एजुकेशन राइट जो है वो सभी का, शिक्षा का अधिकार सभी का अधिकार है, तो ऐसे एरिया जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी होती है वहां पर रेसिडेंशियल स्कूल्स को बनाया जाता है, जिनको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1997-98 में इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। ओके जी, रिमोट एरिया में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि जो पहली एनिवर्सरी है पीएम जनवन योजना की, वो भी 15 नवंबर 2024 को सेलिब्रेट की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस दैट 15 नवंबर 2024 जनजाति गौरव दिवस, हम सभी को पता है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को होती है, इसे हम जनजाति गौरव दिवस के नाम से जानते हैं। और पहली एनिवर्सरी आपको पीएम जनवन योजना की भी देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, इतनी चीजें। तो 15 नवंबर 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके लिए अगर आप देखेंगे झारखंड से स्कीम को लॉन्च किया गया था। बजट 24,000 करोड़ रुपीस था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 15,000 करोड़ और शेयर स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 8,700 करोड़ रुपीस था। रिसेंटली ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आप लोगों के नाबार्ड एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इस स्कीम के ऊपर डिस्कशन हम करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव PMRKVY, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति योजना फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है, कोई नई नवेली स्कीम नहीं, बहुत पुरानी स्कीम है, लेकिन इसमें कुछ नई गाइडलाइंस को ऐड करके, होता है ना, स्कीम को रिवैम्प किया जाता है, तो वही कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की दो स्कीम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी है कृषि उन्नति योजना। पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, और इन दोनों स्कीम के लिए जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 69,000 और 32,000 स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पर्पस क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, मतलब कि आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए, आप फसलों को रोटेशन बेसिस पे लगाइए, मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कीजिए, मतलब सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस होती है फार्मर्स को, उसको फोकस करना पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पर्पस है। और कृषि उन्नति योजना का मतलब है फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी इनहांस करनी है। फंडिंग पैटर्न 90% फंड देगा सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, 10% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। नॉर्मल केस में आपको 60:40 का रेशियो देखने को मिल जाएगा। अब जो कृषि उन्नति योजना है ये ओरिजिनली 2005 की स्कीम है, जिसको 10th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसको 2007-8 में लॉन्च किया गया था इनिशियली, और अभी इसे रिवैम्प किया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है ये स्कीम। ठीक है, क्या होती है जरा देखते हैं। तो पायलट बेसिस पे पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारा टारगेट है 1.25 लाख स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना 2024-25। इसमें क्या किया जाता है, तो हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उन बड़ी बड़ी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हमारे देश के यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उनको सर्टिफिकेशन भी देती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या ड्यूरिंग द इंटर्नशिप इनको स्टाइफन भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है इसको निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 24-25 में अनाउंस किया था। इसका पर्पस है प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 करोड़ यूथ, 1 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है इन द टॉप 500 कंपनीज ओवर द 5 ईयर, आने वाले 5 सालों में। इसका एक पोर्टल भी डिजाइन किया गया है, और इस पोर्टल को मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको मैनेज करने का काम करता है। इसमें जो भी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट होंगे उनको 4,500 रुपीज पर मंथ गवर्नमेंट स्टाइपेंड देगी,
और एडिशनल 500 रुपीज जो भी कंपनी है जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंपनी भी 500 रुपए प्रोवाइड की करेगी। मतलब 5000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे स्टाइफन प्रोवाइड की जाएगी और वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट 6000 रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो पूरा ट्रेनिंग पीरियड है वो 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड मिलेगा। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 21 से लेकर 24 के बीच में है और यहाँ पे जो एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आईआईटी आईआईएम से पास आउट नहीं है, तो वो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस under a welfare scheme till December 2028 at a cost of 17,082 करोड़ रुपीस। अब फोर्टिफाइड राइस क्या होती है? तो ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां पर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है बच्चों में। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमने अपना राइस लिया और राइस में हमने एड ऑन किया या उसमें कोटिंग करी हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसके कारण वो इनरिच हो गए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, उसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए और वो राइस यहाँ पे मिड डे मील वगैरह में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और दूसरी जो मिड डे मील जैसी कई सारी जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उनके अंदर फोर्टिफाइड राइस को यहाँ पे उसके सप्लाई को अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक के लिए, जिसके लिए बजट 17,000 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। और 100% बजट कौन दे, मतलब 100% इसका फंड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, जो कि 2019 से 2021 के बीच में कंडक्ट किया गया था, उसमें बताया गया कि हमारे देश में कई सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कि एनीमिया की शिकार हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्कीम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना PMVKY। रिसेंटली PMKVY का 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के रिसेंटली 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। इस स्कीम को 28 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 28 अक्टूबर 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका पर्पस है ट्राइबल कम्युनिटी का वेलफेयर करना, ट्राइबल कम्युनिटी के जो एरियाज है उनको डेवलप करना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इनहांस करना। ये पर्टिकुलर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रन करती है, जिसके 6 कंपोनेंट है। मतलब इसके अंदर आपको 6 स्कीम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, डेवलपमेंट ऑफ द PBTG कम्युनिटी, सपोर्ट टू द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। बस हमें याद रखना है कब स्कीम लॉन्च हुई थी, दैट्स इट, इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट आता है समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम को भी गवर्नमेंट ने 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, समर्थ स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 ईयर और ये 24-25 से 25-26 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। समर्थ स्कीम टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, 2 स्कीम आपको याद रखनी है जो टेक्सटाइल से है, एक समर्थ है और एक है ग्रेट। अभी हम ग्रेट को भी देखेंगे। सो ग्रेट स्कीम और समर्थ स्कीम, इन दोनों का रिलेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। हमारे देश में 3 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये समर्थ स्कीम का पर्पस है। समर्थ स्कीम को 2 सालों के लिए 2024-25 से 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए बजट है 495 करोड़ रुपीस। और इस पर्टिकुलर स्कीम को कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देखेगा। ठीक है, इनिशियली समर्थ स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 2018 में 2018 में लॉन्च किया था, जिसका पर्पस था प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम को 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है रिसेंटली। तो हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है के रामा मोहन नायडू, उन्होंने जो उड़ान स्कीम है उसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इनिशियली उड़ान स्कीम को हमने 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है कि डोमेस्टिक या रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और अफोर्डेबल कॉस्टिंग में एयरलाइन सर्विसेज नॉर्मल लोगों को प्रोवाइड करना। 2016 में जब हमने उड़ान स्कीम को लॉन्च किया था, उस समय हमारे देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे और आज के समय में इनकी संख्या डबल होकर 157 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है कि 2047 तक हमारे देश में 350 से लेकर 400 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होने चाहिए फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी। अब ये उड़ान स्कीम के अंदर पहली फ्लाइट किसके बीच में रन हुई थी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली फ्लाइट उड़ान स्कीम के अंदर रन की थी 2017 में, जो कि शिमला से दिल्ली को कनेक्ट करती थी। डन। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण।
चलिए अब यहाँ पे ये जो जल जीवन मिशन है या स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण मिशन है, इनकी एनुअली वर्कशॉप होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, नए इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आया जाता है, स्कीम को एक्सटेंड किया जाता है, नए कंपोनेंट को एड ऑन किया जाता है। तो यहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन कहाँ पर हुई थी? फरवरी मंथ में हुई थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको पार्टनर स्टेट देखने को मिल जाएगा इस ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में सबसे पहले, तो जल जीवन मिशन, इस मिशन को हमने 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया था। ये 7 स्टार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था कि हमें टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी, हर एक घर में क्या हो, टैप वाटर कनेक्शन हो। और जब हमने इस मिशन को लॉन्च किया था केवल 3.23 करोड़ घरों में ही टैप वाटर कनेक्टिविटी थी, और आज हमारे देश में लगभग 14 करोड़ घर है, मतलब 74% हमने यहाँ पे कवरेज कर दिया जिनके पास टैप वाटर कनेक्टिविटी है। अगर हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। और इस स्कीम को हमने 2014 में लॉन्च किया था, और इसका फेज 2 हमने 2020-21 से लेकर 24-25 तक लॉन्च किया है। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप टॉप 5 याद नहीं रख सकते तो टॉप 3 तो याद रखेंगे, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड उड़ीसा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको देखने का काम करती है। ये भी अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है 2021 से लेकर 2026 तक, तो दोनों ही स्कीम के सेकेंड फेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर कर रहे थे, और रिसेंटली वीमेन सेफ्टी स्कीम को यहाँ पे कंटिन्यू करने की बात की है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो वीमेन सेफ्टी स्कीम है उसको हम यहाँ पे टिल 25-26 तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसके लिए बजट 1179 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से 885 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करेगी, और रिमेनिंग 294 करोड़ रुपए का जो बजट है वो निर्भया फंड से यहाँ पे चैनलाइज किया जाएगा। इसके अलावा 24 आवर्स इमरजेंसी हेल्पलाइन सुविधा भी स्टार्ट की गई है 112, और यहाँ पर स्पेशल साइबर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की जाएंगी 6 लोकेशंस पे, पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, कामरूप और भोपाल में। ठीक है, तो इन 6 लोकेशंस पे यहाँ पे साइबर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगली स्कीम है हमारे पास सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर स्कीम। ठीक है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर स्कीम, इस स्कीम को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर स्कीम का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बढ़ा दिया गया है। पहले स्कीम को 576 करोड़ रुपए दिए गए थे, और अभी इस स्कीम के लिए एडिशनल मतलब पैसा दिया गया है कितना? 708 करोड़ रुपीस, मतलब इस स्कीम का बजट 708 करोड़ रुपीस हो गया है। 23% इसके बजट को इंक्रीज किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 24-25 टू 25-26। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? हमें जो नेचुरल रबर सेक्टर है उसको ग्रोथ करना है, स्पेशली हमारा फोकस एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, इतनी चीजें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 3 नोडल रबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ओपन करेगी, कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जहां पे हम रबर के डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये इसका टारगेट है। इनिशियली इस स्कीम को 2017-18 में लॉन्च किया गया था। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं हमारे देश में जहां पे रबर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, आंसर हो जाएगा केरला, देन तमिलनाडु एंड फिर आपको त्रिपुरा देखने को मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 6 नंबर पे लार्जेस्ट नेचुरल रबर का प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति स्कीम, उन्नति का मतलब है यहाँ पे उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने उन्नति स्कीम मतलब उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है,
उत्तर पूर्व का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो इसमें हमारा टारगेट है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना, उसमें नई इंडस्ट्री को लेकर आना, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को स्टार्ट करना जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इस स्कीम के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के लिए जो इंसेंटिव है वो 9,737 करोड़ रुपीस है और पार्ट बी के लिए इंसेंटिव 300 करोड़ रुपीस है। आने वाले 10 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा पार्टनर प्लेयर है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहता है, तो स्टैब्लिश करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे और फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को दो जोन में डिवाइड किया है। एक है आपका जोन ए और दूसरा है आपका जोन बी। जोन ए जो है वो थोड़े से जो एडवांस है, जहां पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, वो जोन ए के कैटेगरी वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जोन बी में वो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, जिसमें कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टेट्स को हमने जोन ए और जोन बी में डिवाइड किया है। तो 60% जो बजट है वो पार्ट ए में आएगा और 40% जो बजट है वो पार्ट बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। All eligible industry unit to commence their production और operation within 4 years from the grant of registration। जैसे ही आपको परमिशन मिलती है तो आपको 4 सालों के अंदर प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको देखेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। ठीक है। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, रीजनल लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएंगी टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी। ओके। नेक्स्ट आता है मनरेगा। मनरेगा स्कीम। तो मनरेगा स्कीम के जो वेजेस होते हैं, मतलब पर डे जो मेहनताना या मजदूरी दी जाती है, उसको भी यहाँ पे रिवाइज किया गया है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है 3% से 10% अलग अलग राज्यों में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो वेज रेट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मतलब मनरेगा स्कीम के, उसको 3% से 10% तक हाइक किया है अलग अलग राज्यों में। मैक्सिमम जो हाइक किया गया है वो गोवा में किया गया है, कितना? 10.56%। मैक्सिमम हाइक कहाँ है? गोवा में है, इट इज 10.56%। और मिनिमम हाइक कहाँ पर है? तो मिनिमम हाइक आपको आसाम में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, इट इज 3% ओनली। ठीक है। ये तो परसेंटेज वाइज बात हो गई। नाउ बात करते हैं गोवा में हाईएस्ट हाइक है 34 रुपीज पर डे। वहीं यूपी और उत्तराखंड में लोवेस्ट हाइक है 7 रुपीज, ओनली 7 रुपीज पर डे यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य है जहां पर 10% से ज्यादा हाइक है, वो है गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर अ हाइक अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंट से आपने इंक्रीमेंट कर दिया। तो सबसे ज्यादा वेज रेट कहां पर है? हरियाणा में है 374 रुपीज पर डे। सबसे ज्यादा वेज रेट कहां पर है? हरियाणा में है 374 पर डे। वहीं गोवा में सेकंड नंबर पे है 356 रुपीज पर डे। लेकिन सबसे ज्यादा हाइक किसको मिला है? गोवा को मिला है 34 रुपीज पर डे का, या कह सकते हो कि 10.56% सबसे ज्यादा हाइक गोवा को दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे लोवेस्ट वेज रेट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक दिन का काम करने पर केवल 234 रुपए, 234 रुपीज दिए जाते हैं। अब ये वेज रेट को डिसाइड कौन करता है? तो लेबर ब्यूरो इसे डिसाइड करती है, जिसका बेस ईयर 1986-87 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम मनरेगा स्कीम के बारे में बात करें तो इसके लिए हमने एक नरेगा एक्ट पास किया था 2005 में। नरेगा एक्ट पास करने के बाद 2 फरवरी 2006 से ये नरेगा स्कीम एग्जीक्यूट हुई है। बाद में हमने नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया था 2009 में, जिसके अंदर 100 डेज का आपको गारंटी वर्क प्रोवाइड किया जाता है इन द रूरल एरियाज। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यहाँ पे एक और नया राज्य है जिसने इस पर्टिकुलर स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। तो नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीज हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट 22 हो चुके हैं जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि आपकी एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। कौन से नए राज्य है? झारखंड और तेलंगाना। एक्चुअली तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना और झारखंड पहले पहले भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन 2020 में इन्होंने इस स्कीम को क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था, और वापस से अब इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। तो टोटल कितने राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22। रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को ज्वाइन किया है।
नाउ स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से समझ में आ रहा है कि ये आप लोगों को, फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर क्रॉप लॉस हो जाती है, ज्यादा पानी हो गया, पानी कम गिरा, फ्लड आ गया या साइक्लोन आ गया, कोई भी तूफान आ गया, बीमारी लग गई फसलों को, तो फसलें खराब हो जाती है, तो उन फसलों का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इस स्कीम को 2016 में लागू किया गया था, 2016 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। हर प्रकार की क्रॉप्स को यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें। अगर हम बात करते हैं इसमें प्रोविजंस के बारे में, सब्सिडी के बारे में, तो 50:50 आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90:10 का शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम आज की स्कीम नहीं है, 1989 की स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखिए, जब कोई भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जो भी एमपी और एमएलए होते हैं अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं। नॉमिनेशन फिल करते समय आपको बताना होता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने असेट्स हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 9.12 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। दैट्स वाई ये स्कीम न्यूज में आ गई थी। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक आपकी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप के लिए लॉन्च की थी फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का होता है, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे आपका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो आप 500 रुपीज से मैक्सिमम जितनी आपकी मर्जी है आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का होता है। जो आपका प्री मैच्योर विड्रॉ ऑप्शन होता है वो अवेलेबल नहीं होता अंटिल सब्सक्राइबर की डेथ नहीं हो जाती। यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपीस का टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है। माइनर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपनी फैमिली के नाम पर। ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि क्या है, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन है वो तो अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन एनआरआई पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज अकाउंट को ओपन नहीं कर सकती। चलिए, पीएम कुसुम योजना वापस से आ गई है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। हमने पहले पीएम कुसुम योजना को पढ़ चुका है, 2019 की स्कीम है। ये दोबारा से रिपीट हो गई है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। चलिए, हम बात करेंगे ग्रेट स्कीम के बारे में। ग्रेट स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था। ठीक है। ग्रेट का मतलब क्या होता है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम। ठीक है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल में जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है और अप टू 50 लाख रुपीस तक का ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है 18 मंथ्स के पीरियड के लिए। ठीक है। हमारा पर्पस है कि हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना है, ये हमारा पर्पस है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, NFIES। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली इस स्कीम को अप्रूव किया है फॉर 24-25 टू 28-29, और इसके लिए बजट है 2254 करोड़ रुपीस। और इसको रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सुनिएगा, अभी हमारे देश में हमने नए क्रिमिनल लॉज को हम लेकर आए। नए क्रिमिनल लॉज में प्रोविजंस है, ऐसे कोई भी आपका क्राइम जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा है, 7 सालों से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट या जेल के जाने के प्रोविजंस है, तो आपको फॉरेंसिक जांच करनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि हमारा जो जस्टिस है वो फास्ट डिलीवर हो, ना कि डिलेड हो, राइट? तो इसलिए यहाँ पर हम फॉरेंसिक लैब्स को सेटअप करने का काम करेंगे अंडर द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन कंट्री। तो हमारे देश में साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का कैंपस एस्टेब्लिश किया जाएगा। एग्जिस्टिंग दिल्ली में कैंपस है उसको हम क्या करेंगे? रेनोवेट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अपनी कंट्री में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी स्टैब्लिश करेंगे। ठीक, ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट आता है निर्माण पोर्टल। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस का एक इनिशिएटिव है, आप कह सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है निर्माण। ठीक है। तो श्री जी किशन रेड्डी जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस को संभालते हैं, इन्होंने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है नई दिल्ली में अंडर द मिशन कर्मयोगी। निर्माण का मतलब है नोबल इनिशिएटिव
फॉर रिवॉर्डिंग मेन एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो कोल इंडिया लिमिटेड जिन जिन जिलों में काम करती है, कोल इंडिया लिमिटेड की जहां जहां माइंस है, जहां पे वो वर्कर्स काम करते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन 39 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बच्चे हैं एससी कम्युनिटी के, एसटी कम्युनिटी के, फीमेल्स हैं, ईडब्ल्यू आपके एस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज है, लेस देन 8 लाख रुपीज है, और वो बच्चे अगर प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में 1 लाख रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए अंडर द निर्माण पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी मिशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2025 तक। एक्चुअली ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ना, इसको 25 ऑफ जून 2015 में लॉन्च किया गया था। पहली चीज तो ये है, इसके अंदर हमें जो भी सिटीज है उनको डेवलप करना था, मतलब प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशनल सेंटर्स हो, आपकी प्रॉपर रोड हो, पार्क्स हो। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी, इसकी स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ हमको इन सिटीज को स्मार्टली बनाना था, डेवलपमेंट करना था। तो हमने 25 जून 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया था और ये स्कीम 30 ऑफ जून 2024 को खत्म हो रही थी, लेकिन बीच में तो कोविड भी आया था ना। इस बीच में कोविड भी आया था, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए। तो यहाँ पे सभी राज्यों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बेटा, हम स्कीम को एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करोगे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, जो डिले हो चुके हैं, उनको आप पूरा करो बस। तो नो न्यू प्रोजेक्ट विल बी सैंक्शनड। ठीक है, और स्कीम को हमने 31 मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंड किया। 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन को हमने एक्सटेंड किया है। ये मिशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर काम करता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 13 सिटीज हैं, ठीक है, अंडर दिस मिशन। उसके बाद तमिलनाडु में 12 सिटीज हैं और महाराष्ट्र में 10 सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 5 साल के लिए, 5 ईयर के पीरियड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 48,000 करोड़ रुपीस दिया था। सिमिलर अमाउंट उस पर्टिकुलर सिटी की जो म्युनिसिपालिटीज और स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी उतना ही अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हर एक सिटी को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपीस पर सिटी का टारगेट यहाँ पे दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है पीएम श्री स्कीम, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 ऐसे राज्य हैं जिनको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि इन राज्यों को हम फंड नहीं देंगे, फंड को स्टॉप कर दिया है अंडर द पीएम श्री स्कीम। इसलिए आपको ये स्कीम न्यूज में देखने को मिल रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली का फंड स्टॉप कर दिया है अंडर द समग्र शिक्षा अभियान एज अ पार्ट ऑफ अंडर द समग्र शिक्षा अभियान, क्योंकि इन 3 राज्यों ने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि हम पीएम श्री स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 राज्य कौन कौन से जिन्होंने पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया? पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समग्र शिक्षा अभियान, इनके फंड को स्टॉप कर दिया है। पीएम श्री स्कीम के बारे में बात करें तो इस स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2022-23 से लेकर आपको ये स्कीम 2026-27 तक के लिए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका टारगेट है कि 14,500 स्कूल्स को हमें रेनोवेट करना है, स्मार्ट क्लासरूम उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऐसे सभी स्कूल्स को हमें 14,500 स्कूल्स को हमें क्या करना था? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड करने थे। ठीक है, अगर इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो 60:40 का रेशियो था यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और 21-22 से 25-26 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है एनी रेस स्कीम। एनी रेस का मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कम्युनिटी ई कनेक्ट स्कीम। ठीक है, इसका पर्पस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट करना। और जो डोनर मिनिस्टर है, डोनर मिनिस्टर का मतलब है जो डेवलपमेंट करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो कौन है? ज्योति आदित्य सिंधिया।
उन्होंने एनी रेस पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है फॉर फार्मर इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन क्या है, तो ये एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसमें फार्मर डायरेक्टली वेंडर के साथ कनेक्ट हो सकता है, नेगोशिएट कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के फार्मर है उनको पूरे इंडिया का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का एक्सेस मिल जाएगा कि अपने प्रोडक्ट को वो कहीं पे भी बेच सकते हैं जहां पर उनको सही दाम मिले। वेरीफाइड सेलर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पर्पस है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के 20 जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना। और जो एनी रेस पोर्टल लॉन्च किया गया है वो अलग अलग भाषाओं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, असमी, मणिपुरी, नेपाली, खासी लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, 1 सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का टारगेट रखा है कि 25,000 नए औषधि केंद्र को हमें अक्रॉस द कंट्री डेवलप करना है बाय द 31 मार्च 2027 अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, अब ये जो जन औषधि केंद्र हैं उनमें क्या किया जाता है, 3,000 से ज्यादा जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं और 2040 से ज्यादा 2,000 से ज्यादा जो मेडिकल मतलब मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे, अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड की जाती हैं इन जन औषधि केंद्र पे। ठीक है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कैंपेन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का कैंपेन है। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था कैंपेन को, लेकिन इसको रिवैम्प किया गया एज अ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र 2015-16 में। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर आपको करती है। नेक्स्ट बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अमित शाह जी ने रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी बुलाई थी और यहाँ पर युवा आपदा मित्र स्कीम को लॉन्च किया है। युवा आपदा मित्र स्कीम, यहाँ पे वो सारे स्टेट या वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे कंटिन्यूसली डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होता रहता है, साइक्लोन आता है या फ्लड आता है, तो ऐसे केस में वहां के यूथ को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिससे ऐसी कोई आपदा आती है तो वो लोगों की मदद कर सकें। इसलिए अमित शाह जी ने रिसेंटली युवा आपदा मित्र स्कीम को लॉन्च किया है जिसके अंदर 1300 ट्रेंड आपदा मित्र वॉलंटियर मतलब मास्टर ट्रेनिंग को लॉन्च रेडी किया जाएगा और 2.37 लाख वॉलंटियर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस ट्रेनर को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी। 470 करोड़ रुपीस आपको बजट मिल जाएगा और 315 जो आपके मोस्ट डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है 28 स्टेट्स में उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लियर है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे MISS मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। हाँ जी, सेशन थोड़ा लेंदी हो गया ना, या सब मुझे भी फील होने लगा है। चलिए कुछ और स्कीम बची हैं, हार्डली 3-4 स्कीम और बची हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं आज के सेशन को। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार में नहीं देख पा रहे हो वीडियो तो 2-3 बार में करके देख लेना, लेकिन मैंने यहाँ पे सभी जनवरी से लेकर नवंबर तक की स्कीम्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपर लिमिट को इंक्रीज कर रही है, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है फार्मर को, वो शॉर्ट टर्म लोन की जो अपर लिमिट है 3 लाख रुपए उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की बात यहाँ पे की गई है। द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर एम एट प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर एट द सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये खरीफ की क्रॉप के लिए 2006-7 में आई थी और इस पॉलिसी को या जो आपकी ये जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इसको 2022-23 से 24-25 के लिए अप्लाई किया जा रहा है। कोई भी आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, नबार्ड है, RRBs हैं, वहां पर जाके फार्मर्स इन लोन को ले सकते हैं। इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी नबार्ड एंड RBI आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, डन इतनी चीजें। अब इंटरेस्ट सबवेंशन कैसे मिलता है, तो यहाँ पे फार्मर जो है वो 3 लाख जिसकी राशि बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कहा जा रहा है, तो अब 3 लाख रुपए का फार्मर ने क्या लिया, लोन लिया, और लोन पे जो इसको इंटरेस्ट रेट है वो 9% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2% आपको डिस्काउंट दे देगी, तो कितना बचा 7। और अगर फार्मर जो है वो टाइमली पेमेंट करता है तो 3% एडिशनल इसका डिस्काउंट हो गया, तो केवल 4% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अप टू 5 लाख रुपीज तक के लोन में। सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट बात करेंगे उज्ज्वला स्कीम के बारे में।
उस उज्ज्वला स्कीम 2016 की स्कीम है, हम सभी को पता है। हमारे देश में जो लोअर इनकम ग्रुप हैं या बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, ऐसी फैमिली की फीमेल्स को यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की स्कीम हमको देखने को मिलेगी। फिलहाल न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 300 रुपीज एलपीजी सब्सिडी को एक्सटेंड कर दिया है फॉर द बेनिफिशियरी फॉर FY25। तो यहाँ पर 12 रिफिल तक, अप टू 12 रिफिल तक 300 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी एलपीजी गैस सिलेंडर पे। तो उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है उसको बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 2024-25 के लिए 12,000 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग इसमें आएगी। इसके अलावा नॉर्मली पर सिलेंडर 100 रुपीज का डिस्काउंट भी अनाउंस किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। नेक्स्ट आता है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन ड्यूरेशन 21-26 मतलब आपका 15th फाइनेंस कमीशन तक आपको देखने को मिल जाएगा, और जिसके लिए बजट 4,797 करोड़ रुपीस है। अब पृथ्वी विज्ञान स्कीम है क्या? पृथ्वी विज्ञान बेसिकली 5 सब स्कीम का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारा टारगेट क्या है? एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट से रिलेटेड रिसर्च करना, ओशियन सर्विस में बायोडाइवर्सिटी में रिसर्च करना, एंड मॉडलिंग एप्लीकेशन तैयार करना, पोलर साइंस रिसर्च है, सिस्मोग्राफी है, एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग और आउटरीच प्रोग्राम इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम। विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, ठीक है। अब इस स्कीम को रिसेंटली अगर हम देखें तो क्यों न्यूज में है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट लॉन्च द EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम न्यू दिल्ली में से लॉन्च किया गया है। विद्यांजलि जो प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रोग्राम है 2021 का, ठीक है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये वॉलेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मतलब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो या आप, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस स्कूल को कुछ बैक करो। तो यहाँ पे वॉलेंट्री आप नेचर में स्कूल में क्लासेस ले सकते हो, आप स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग बता सकते हो, आप स्कूल के बच्चों को बता सकते हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इसके कोई भी चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये आपका विद्यांजलि इनिशिएटिव होता है जो कि वॉलेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो नवोदय विद्यालय स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली मतलब फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे केस में ऐसे बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिससे वो स्मूथली ट्रांजिशन ले सकें फ्रॉम सेकेंडरी हायर एजुकेशन स्कूल्स में। और फाइनेंशियल सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड इसको प्रोवाइड कर रही है। फंडिंग कौन करेगा? तो प्राइवेट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी हो गई, इंटरनेशनल डोनर्स हो गए, CSR ग्रांट्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। अगर हम बात करें EDCIL के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करने वाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। 1981 में फॉर्मेशन हुआ था। मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अब सुकन्या समृद्धि योजना देखिएगा, ये भी गर्ल चाइल्ड के लिए एक तरीके से सेविंग अकाउंट स्कीम आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसके रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आ गए हैं। अब ये नए रूल क्या हैं? तो पहली चीज तो वो सारे पेरेंट्स जिन्होंने 2 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स को ओपन किया है वो आप क्लोज करा दो। किसी भी फैमिली में, एक फैमिली में 2 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं हो सकते। अगर 2 से ज्यादा है तो आप उसको क्लोज करा दीजिए, पहला तो इन्होंने ये कहा है। दूसरा है ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैं, ठीक है, इनको ओपन कौन कर सकता है? केवल जो गार्जियन होंगे या लीगल पेरेंट्स होंगे वो ओपन कर सकते हैं। अगर आपके गार्जियनशिप में ग्रैंड पेरेंट का नाम है, ठीक है, तो आप उस नाम को रिमूव करके चेंज करा दो, अदरवाइज हम ऐसे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ये नया रूल रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 की स्कीम है अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इसका पर्पस है कि जो फीमेल चाइल्ड होती हैं या गर्ल चाइल्ड होती हैं उनके फ्यूचर एजुकेशन, उनकी मैरिज की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में, किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। ये केवल इंडियन रेसिडेंट के लिए है। अगर आज आपने अकाउंट खोला है, जब ये अकाउंट मैच्योर होता है तब भी वो जो गर्ल चाइल्ड है वो इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए, अदरवाइज इसके आपके फायदा नहीं मिलेंगे। कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज बिलो 10 ईयर्स है, तो उसके जो लीगल पेरेंट है
और गार्जियन है वो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक फैमिली में 2 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी चीजें डन। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपीज है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। और यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशंस भी, आपको टैक्स में छूट भी देखने को मिल जाती है। ओके, और जब गर्ल चाइल्ड मैच्योर हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप पैसे निकाल सकते हैं मैच्योरिटी पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के रिसेंटली 5 इयर्स कंप्लीट हुए। ठीक है, 5 इयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम को 12 सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। अभी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? ऐसे फार्मर जो कि छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, तो ऐसे फार्मर्स जो हैं उनके पेंशन की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। बात समझ में आ रही? तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है अक्रॉस द कंट्री, उनके ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और ये वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर है। मतलब आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कब तक? जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते, और उसके बाद आपको 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपीज पर मंथ पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है, अकाउंट को ओपन कर सकता है। और आपको जो वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो 55 रुपीज से लेकर 200 रुपीज तक आपको मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद 3,000 रुपए आपको मंथली पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसको मैनेज करने का काम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करता है, लेकिन कंडीशन है कोई भी फार्मर जिसके पास अप टू 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, 2 हेक्टेयर से अगर ज्यादा जमीन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, केवल 2 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए यहाँ पर एलिजिबल रखा गया है। क्लियर इतनी चीजें? डन। फिर यहाँ पे फैमिली पेंशन की भी प्रोविजंस किए गए हैं। फैमिली पेंशन के क्या है? अगर यहाँ पे सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो पेंशन का 50% उसके स्पाउस को, उसकी वाइफ को यहाँ पर दिया जाएगा। टॉप स्टेट कौन से है? तो सबसे ज्यादा जो एनरोलमेंट हुआ है वो बिहार में, फिर झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश में आपको मैक्सिमम एनरोलमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है अटल इनोवेशन मिशन का? हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करना। और अटल इनोवेशन मिशन को जो एक्सटेंड किया गया है, इसका नया नाम रखा गया है अटल इनोवेशन मिशन 2.0। ओरिजिनली अटल इनोवेशन मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे जो 2.0 है, जिसको हमने 31 मार्च 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया है, इसके लिए बजट कितना है? 2750 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 7 स्टार है ये, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को अप्रूव कर दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 2025 से लेकर 2027 तक के लिए है, जिसके लिए आपका बजट 6,000 करोड़ रुपए, आपको 6,000 करोड़ रुपीस मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। इसमें बेसिकली हमारा पर्पस है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस के टीचर्स हैं, वो रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो उनको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनके पेपर एक जगह पे अवेलेबल हो, जिससे रिसर्च वर्क उनका आसान हो जाए। और इसको मेंटेन करने का काम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा। ठीक है, इतनी चीजें। तो 3 सालों के लिए 6,000 करोड़ के बजट के साथ इसे लॉन्च किया गया है। डन, इतनी चीजें। तो ये थे हमारे सभी के सभी नवंबर मंथ तक, जनवरी से लेकर नवंबर मंथ तक की गवर्नमेंट स्कीम। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन नवंबर मंथ की अवेलेबल है, आप विजिट कर लीजिएगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये सेशन, और जाते जाते एक बार लिंक को शेयर जरूर करेंगे, लाइक बटन पे क्लिक करना भी नहीं भूलेंगे। ओके जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।